नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में विधानसभा चुनाव इस समय प्रचार कार्य शवाब पर है, लेकिन इसके अलावा वहां पर हिंसा और अराजकता भी अपने शबाब पर दिखाई पड़ रही है। चुनाव के दौरान किस तरीके से जान ले ली जा रही है, लोगों को पीटा जा रहा है और चुनाव आयोग खामोश है। वहां का प्रशासन, वहां की सरकार तो खामोश है ही, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन इस पर चुनाव आयोग की खामोशी भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है कि आखिर चुनाव आयोग क्यों खामोश है। खुद वहां पर प्रत्याशी बता रहे हैं कि वो 40-40, 50-50 गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इन बातों का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। या तो उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है या फिर वो जानबूझकर इन चीजों को, इन बातों को इग्नोर कर रहा है। कुल मिलाकर बिहार की जो स्थिति है इस समय दिखाई पड़ रहा है कि न तो वहां सरकार है और न ही चुनाव आयोग, जबकि इस समय चुनाव आयोग की निगरानी में वहां का प्रशासन भी रहता है और वहां पर क्या कुछ हो रहा है, खासतौर से चुनाव से संबंधित जो कुछ भी वहां पर क्रियाकलाप हो रहे हैं उन सब पर निगरानी चुनाव आयोग की रहती है। लेकिन वहां चुनाव आयोग की खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं। और इधर चुनाव आयोग कई दूसरे मुद्दों पर, वोट चोरी से लेकर SIR तक पर गिरा हुआ है। महाराष्ट्र में आज बड़ा प्रदर्शन इसको लेकर हो रहा है, मुंबई में, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं चुनाव आयोग की खामोशी। बिहार में इतना कुछ होते हुए भी चुनाव आयोग क्यों खामोश है? वहां पर दो पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच और एक सीधे सीधे वहां पर लड़ाई होती है। एक पार्टी के उम्मीदवार के करीबी को मार दिया जाता है, लेकिन और इस तरह के हथियार, जबकि चुनाव के दौरान हथियार जमा कर लिए जाते हैं। इन सब चीजों पर ये सारी घटनाएं चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रही हैं। आयोग कर क्या रहा है, ये सवाल है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है अमलेंदु जी। और ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के प्रत्याशी, ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों गाड़ियों के साथ, सैकड़ों और हजारों लोगों के साथ वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हथियार लहराए जा रहे हैं और चुनावी रैलियों में उनकी चर्चा हो रही है। बिल्कुल समीर जी, चुनावी रैलियों में चर्चा हो रही है। और कल का खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वायरल हो रहा है वीडियो, काफी याद है। वो भी 250 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। भाई, प्रशासनिक अमला आपके साथ चले वो तो समझ में आता है कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से आपको वो सुविधा प्राप्त है, लेकिन ये 250 गाड़ियां आपके साथ क्यों चल रही है? कहाँ चुनाव आयोग सोया हुआ है? कहीं कोई सरकारी गाड़ियां आपके चुनाव प्रचार में चल रही है। सरकारी गाड़ियां आपके चुनाव प्रचार में चल रही है और कहीं कोई रोक टोक नहीं, कोई चेकिंग नहीं। नीतीश कुमार उसमें गाड़ियों में रुपया भर के लेके जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, कहीं कोई चेकिंग नहीं, कहीं कोई चुनाव आयोग का पर्यवेक्षक नहीं, गाड़ी रोक के कोई चेकिंग हो। हमने कम से कम इस तरह की कोई खबर या इस तरह का कोई वीडियो समीर जी नहीं देखा। तो ये सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में चुनाव संचालित किया जा रहा है। पूरा का पूरा प्रशासन तो पंगु था ही वहां। मतलब जो विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि वहां जंगल राज है, कि राक्षस राज है, जो भी विपक्ष कहता हो, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, ये तो साफ तौर पर जाहिर है। लेकिन चुनाव आयोग के रहते हुए भी अगर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है तो किस तरीके से निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव होगा? ये चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, ये सवाल उठ रहा है। और चुनाव आयोग कर क्या रहा है, ये सवाल है। और चुनाव आयोग इन परिस्थितियों में कैसे ये दावा कर सकता है कि वहां निष्पक्ष और फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हैं? तो ये सारे सवाल हैं। और बहुत ही जो एक इतनी महत्वपूर्ण और संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उसकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़े सवाल हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बिहार की इन घटनाओं पर और चुनाव आयोग की खामोशी पर कई सवाल उठाए हैं। एक बार सुनेंगे हम लोग उनको भी। और लगातार ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विपक्षी दलों की ओर से, और इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा हो रही है कि आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है बिहार में। पहले सुन लेते हैं संजय सिंह को क्या कहा है उन्होंने, उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। सवाल खड़े करिए, लेकिन जो सत्ता के लोग, उनका आरोप है कि आरजेडी इन सब के पीछे, आरजेडी के लोकल नेता इन सब के पीछे। देखिए, चुनाव में हम लोगों को मालूम है वर्षों से जो हथियार होते हैं वो जमा करा दिए जाते हैं। यानी कि जिसके पास हथियार का लाइसेंस भी होता है वो भी चुनाव के दौरान थाने में अपना हथियार जमा कर देता है। तो भैया, खुलेआम हथियार लेके कैसे घूम रहे हैं ये लोग? मैंने तो यूपी के ग्राम प्रधानी के चुनाव में भी देखा है कि वहां पे सरकारी हथियार, जिनको लाइसेंस मिला होता है, सरकारी लाइसेंस मिले हुए हथियार जो होते हैं, वो भी जमा करा दिए जाते हैं। तो ये अवैध असलहा है,
या सरकारी लाइसेंस प्राप्त असलहा है, कैसे इसका प्रदर्शन हो रहा है, कैसे गोलियां चल रही हैं, कैसे मर्डर हो रहा है। भाई दुलार चंद यादव की हत्या हुई, उसके दूसरे दिन जब डेड बॉडी लेके वो लोग जा रहे हैं, उस समय भी हमला हो रहा है, बवाल हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, गोली चल रही है। तो अब ये सुशासन राज है कि दुशासन राज है, तय करे बिहार की जनता। कल इंडिया जिस दिन मैं आया, 2 दिन हो गया मुझे आए, पहले दिन आते ही पता चला कि साहब एक दरोगा की गला रेत कर हत्या कर दी गई अनुरुद्ध राय की। और उसके बाद शाम को होटल में पहुंचा तो पता चला दुलार चंद यादव की हत्या हो गई। दूसरे दिन देख रहा हूं कि पूरी गैंगवार हो रही है, मतलब सड़क पे डेड बॉडी लेके जब लोग जा रहे हैं वहां पे पत्थरबाजी हो रही है, गोलियां चल रही है। तो क्या है ये? कल इंडियन स्टोर लॉन्च किया। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये सब कुछ वहां पर बिहार की सड़कों में पर हो रहा है, जबकि वहां आने वाले 4-5 दिन के बाद 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान होने हैं। चुनाव आयोग कर क्या रहा है? बहुत सारे सवाल हैं कि कैसे वहां पर किसी की हत्या हो जाती है, उसके बाद गैंगवार जैसी स्थिति है, आमने सामने 2 पक्ष दिखाई पड़ते हैं और हथियार लहराते हुए। कैसे चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है? वही बात कह रहे हैं संजय सिंह कि चुनाव के दौरान जिनके पास लाइसेंसी हथियार भी होते हैं वो भी जमा कर लिए जाते हैं, और ये नियम है बाकायदा। जैसे ही आचार संहिता लगती है लोग खुद जाते हैं अपना हथियार जमा कर देते हैं। नहीं जिनका जमा होता है वो एक क्राइम की श्रेणी में आता है या फिर उसका कारण बताना पड़ता है। लेकिन यहां लोगों के पास अब वो वैध हथियार हैं या अवैध हथियार हैं, पर जो भी दृश्य दिखाई पड़ रहा है बिहार में इस समय वो बहुत ही हैरान करने वाला है, और चुनाव आयोग की खामोशी उस पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग की खामोशी इस पर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है समीर जी। और चुनाव आयोग की खामोशी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग एकदम बिल्कुल चुप्पी लगा गया है, एकदम खामोशी है। इस घटना पे कोई बयान नहीं, किसी का कुछ नहीं। ये सब कहना जो है ये एक तो साफ तरीके से देखा जा सकता है कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्क्रिय होकर रह गया। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन हो गया है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। अब तक गिरफ्तारी उस मामले में मोकामा में जो हुआ उसमें अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये जवाब नामजद रिपोर्ट FIR हुई अनंत सिंह के खिलाफ। ये जवाब चुनाव आयोग को देना है, इस समय नीतीश कुमार को नहीं देना है। नीतीश कुमार पर सवाल होंगे, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार पर सवाल है, बीजेपी पर सवाल है, लेकिन सवाल चुनाव आयोग पर भी है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ हाथ पटकने के लिए नहीं है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। यहां पर जो मोकामा में जेडीयू के उम्मीदवार हैं अनंत सिंह, उनके खिलाफ और 4 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई है, उसके बावजूद किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वहां तक पुलिस नहीं पहुंच सकती है? पुलिस इतनी कमजोर है बिहार की, और बिहार की पुलिस कमजोर है। चुनाव के दौरान इस तरह की हिंसक घटनाएं हो रही हैं, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता है RK सिंह, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, गृह सचिव रहे हैं, लंबा चौड़ा उनके पास प्रशासनिक अनुभव है। वो क्या कह रहे हैं चुनाव आयोग की इस भूमिका पर? सुन लेते हैं उनको। ये हमको मानना है, हमारा मानना है कि ये इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन का फेलियर है। चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। अब उस दौरान काफिले में 40-40 गाड़ियां लेकर के लोग चले, ये कदापि एक्सेप्टेबल नहीं। ये टोटल फेलियर है इलेक्शन कमीशन का और जिला प्रशासन का। बताया जाता है कि गाड़ियों में राइफल के भी नाल निकले हुए रहते हैं। ये आम बात है वहां पर मोकामा टाल में। ये बहुत बड़ा फेलियर है जिला प्रशासन का और संबंधित जो उस क्षेत्र के अधिकारी है उनका और इलेक्शन कमीशन का। तो हमको तो लगता है कि संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इस प्रकार की अराजकता कैसे है। ये अगर सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो ये थमेगा नहीं। वो वैसे ही ये इलाका है, आपने सही कहा। मैं यहाँ के जिला पदाधिकारी भी रहा, कमिश्नर पटना भी रहा और गृह सचिव भी रहा बिहार का। वो इलाका है जिसको नियंत्रित करना आवश्यक है, जिस पर नियंत्रण करने के लिए कड़ी कार्रवाई आवश्यक है, क्योंकि वो टाल इलाका है और रोड वगैरह भी बनाने में कठिन है, रोड की कमी रहती है।
कुछ लॉलेसनेस की ओर टेंडेंसी है, उस पर कड़ी कार्रवाई बहुत आवश्यक है। दो बाहुबली वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, अनंत सिंह हो या सूरजभान सिंह की पत्नी, तो उसको लेकर भी वर्चस्व को लेकर वहां ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बाहुबली कहिए या डॉन कहिए, ये दोनों डॉन ही है। अनंत सिंह भी डॉन है और ये सूरजभान भी डॉन है। ये हम लोगों के सिस्टम का फेलियर है कि इतने बड़े बड़े डॉन बाहर रहते हैं और चुनाव लड़ते हैं। ये हमारे सिस्टम का फेलियर है, हमारी जस्टिस सिस्टम का फेलियर है। इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है, या इन्वेस्टिगेशन होता है तो गवाह सामने नहीं आते हैं। गवाह अगर पुलिस के सामने गवाही दे भी दें तो ट्रायल के समय सामने नहीं आते हैं। उनको ये बाहुबली लोग डरा देते हैं या पैसे से खरीद लेते हैं, और इसी कारण बाहुबली लोग अब नेता बन जाते हैं। इसको करेक्ट करना बहुत आवश्यक है। लेकिन जिस तरीके से तो टोटल फेलियर है चुनाव आयोग का, और जो कुछ भी हो रहा है बिहार में, पटना में और मोकामा में जो कुछ हुआ, ये कहना है आरके सिंह का। आरके सिंह लंबा प्रशासनिक अनुभव है, बिहार कैडर के अधिकारी रहे हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं, गृह सचिव भी रहे हैं और पटना के भी मतलब बिहार के भी गृह सचिव रहे हैं और केंद्र में भी रहे हैं। तो वो इस तरह से वहां पर सवाल उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो बहुत ही गंभीर आरोप है। लेकिन चुनाव आयोग अब तक पूरे मामले में खामोश है। न केवल वो घटना हुई, उस घटना के बाद भी जो कुछ हुआ वो एक किसी भी जहां पर कहा जाए कि कानून का शासन है, वहां उस चीज को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिला प्रशासन भी उसको देख रहा है और चुनाव आयोग भी उसको देख रहा है। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग भी देख रहा है, जिला प्रशासन भी देख रहा है। इसको लेकर साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं और आरके सिंह जो है वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग का भी फेल्योर है। आरके सिंह गृह सचिव भी रहे हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो ये सवाल जो है एक तरह से कहा जाए जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर से भी उठ रहा है कि ये प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों की विफलता है। और चुनाव आयोग कैसे सो रहा है, आरके सिंह खुद सवाल कर रहे हैं कि 40-40 गाड़ियां 100-100 गाड़ियां लेकर लोग घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं और चुनाव आयोग कर क्या रहा है। बताया गया था कि गुजरात से अधिकारी भेजे गए हैं, पर्यवेक्षक सब भेजे गए हैं, काबिल अधिकारी। तो गुजरात से ये सारे पर्यवेक्षक यही करवाने के लिए भेजे गए हैं क्या? ये भी आरोप लग रहे हैं कि यही करवाने के लिए चुनाव आयोग ने गुजरात से अधिकारी भेजे हैं। क्या ये है? तो चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता को इस पर जवाब देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता को। जी बिल्कुल, वहां पर चुनाव कानून व्यवस्था का जो हाल है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम आगे भी इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी ले चलते हैं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या कुछ उसमें कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, सुनते हैं, सीधे चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और देखते हैं कि क्या वहां पर किस मुद्दे पर यह चर्चा हो रही है। पूना से भाजपा के सांसद हैं और हीराचंद नेमीचंद दिगंबर जैन हॉस्टल और टेंपल की जो जमीन है, उस जमीन का जो व्यवहार हुआ है, उस व्यवहार का मैं सीधे सीधे ताल्लुक मंत्री महोदय, सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ जी से किस तरह से है और कोई एक्शन न लेते हुए बचाने की कोशिश क्यों हो रही है, इसका सवाल मैं उन मोदी जी से पूछना चाहता हूं, उन प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। मेरे ईमानदारी का ताप इतना है कि मेरे इर्द गिर्द कोई भ्रष्टाचारी खड़ा नहीं रह सकता। और हमने देखा है कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए, दूसरे पार्टियों, विपक्षी पार्टियों को उनको पार्टी में लेकर ताप कम करने के लिए ईमानदारी का एसी भी चलाया है क्या, यह भी सवाल खड़ा होता है। मुरली मोहोळ तो आपके खुद के पार्टी के हैं। ये मुरली अन्ना, इनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है मैं आपको बताता हूं। तो ये महाराष्ट्र में जो वहाँ की कानून व्यवस्था है उसका जिक्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी, और महाराष्ट्र में वहाँ चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर भी वहाँ सवाल उठ रहे हैं। आज एक बड़ा प्रदर्शन है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरीके से चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और उसके अलावा वहाँ पर चुनाव आयोग भी उसको सुधारने में नाकाम है, उस पर खामोश है, कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है, इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक बार सुनेंगे आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उस पर उनका क्या कहना है। उसके पीछे आशय ये था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक ग्रामर होता है,
उसका एक ऑपरेटिव फ्रेमवर्क होता है। अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऑपरेशनल पीरियड में फाइनेंशियल डिसबर्समेंट करते हैं, इट अमाउंट्स टू ब्राइबरी, जिसके हिसाब से आप वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा करते हैं। तो माननीय चुनाव आयोग ने अतीत में भी इस तरह की चीजों पर सकारात्मक पहल की है। मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक पहलकदमी करते हुए एक संदेश देगी वहां की सरकार को। तो आचार संहिता लगे रहने के बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उस पर पूरी तरह से चुनाव आयोग खामोश है, सरकार भी खामोश है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई गई है, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि अब नीतीश कुमार 13 दिन बाद वो फिर आने वाले हैं सरकार में और इसी तरह की सरकार चलाएंगे। वो पोस्टर देखते हैं, उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। जनता दल यूनाइटेड ने आज सुबह जो एक पोस्टर जारी किया है कि अब बस 13 दिन ही शेष हैं, फिर से बिहार का सपना होगा साकार, क्योंकि आने वाली है फिर से नीतीश सरकार। 20 साल से तो है ही और उसी में ये सारी चीजें हो रही हैं। आने वाले 5 साल में फिर वही सरकार होगी, ये जनता दल यूनाइटेड का कहना है। और इसके जरिए 2 संदेश देने की कोशिश की गई है समीर जी। एक तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, उससे बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया गया है। दूसरा ये संदेश बीजेपी को दिया गया है कि कल आपने जो नीतीश कुमार के साथ किया संकल्प पत्र जारी करते समय और उस पर नीतीश कुमार को छोटा कर दिया, मोदी को बड़ा कर दिया, तो ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी अच्छे तरीके से समझ ले कि सरकार अगर एनडीए की बनेगी तो नीतीश के ही नेतृत्व में बनेगी, नीतीश की ही सरकार आएगी, बीजेपी की नहीं आएगी। ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन आश्चर्यजनक घोर चुप्पी जो है वो मोकामा की घटना पर साध ली गई है, क्योंकि नामजद रिपोर्ट जो है वो जनता दल यू के प्रत्याशी के ऊपर ही हुई है। तो इसलिए बिल्कुल एकदम खामोशी जनता दल यू ने इस पर ओढ़ ली है। बीजेपी ने भी एकदम खामोशी ओढ़ ली है। मोकामा की अब कोई बात नहीं कर रहा, अब जंगल राज की भी कोई बात नहीं कर रहा। नीतीश कुमार ने आज एक वीडियो जरूर जारी किया है और बताया है कि साहब वो 2005 से पहले कानून व्यवस्था खराब थी, उसको हमने ठीक किया है। ये सब बातें तो की हैं, लेकिन मोकामा में कानून व्यवस्था क्या है ये नहीं बता रहे हैं। पटना में अस्पताल में घुसकर जो है जान ले ली जाती है एक अपराधी की, वो कि कानून व्यवस्था का मसला नहीं है, ये नहीं बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के आवास से थोड़ी दूर पे ही एक व्यापारी की जान ले ली जाती है, नहीं बता रहे हैं नीतीश कुमार कि वो कानून व्यवस्था का मसला है कि नहीं है। लेकिन ये बता रहे हैं कि 2005 से पहले स्थिति बहुत खराब थी और अब स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अब स्थिति बहुत अच्छी हो गई कि चुनाव चल रहा है और उस दौरान गैंग वार हो रहा है सड़कों पर, पटना की वहां पर सड़कों पर हो रहा है, लेकिन उसको लेकर उसको एक सुशासन बताया जा रहा है। हालांकि उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि वो सुशासन या दुशासन है। अभी संजय सिंह भी कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता, लेकिन बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता यानी एनडीए गठबंधन के नेता उसको सुशासन बता रहे हैं। पर ये जो पोस्टर जारी किया है जनता दल यूनाइटेड ने, ये बहुत बड़ा संदेश है भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो अपनी रैलियों में नीतीश कुमार का नाम तक नहीं ले रहे हैं, वो एनडीए सरकार की बात कर रहे हैं। और आप एक बार इसको फिर से फुल स्क्रीन पर अगर हम देखें तो सीधे लिखा हुआ है कि 13 दिन बाद आने वाली है नीतीश सरकार। जेडीयू वाले नहीं लिख रहे हैं कि यहां पर एनडीए सरकार, एनडीए सरकार नहीं, वो नीतीश सरकार ही कह रहे हैं। मतलब जेडीयू का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो है वो जारी कर रहा है कि 13 दिनों बाद फिर लौटेगी नीतीश सरकार, केवल 13 दिन शेष है, नीतीश सरकार आएगी। तो ये मोदी जी को सीधी सीधी चुनौती नीतीश कुमार की तरफ से दी जा रही है, बीजेपी को सीधी चुनौती जनता दल यूनाइटेड की तरफ से समीर जी दी जा रही है। ये साफ तौर पर समझ में आता है। लालू प्रसाद यादव ने कल एक बहुत तगड़ा प्रहार किया उन्होंने बीजेपी के ऊपर और नीतीश कुमार के ऊपर, दोनों के ऊपर। चूंकि कल जिस तरीके से जारी किया गया था घोषणा पत्र, उसको लेकर उनका एनडीए का सॉरी पत्र नकार चुका है बिहार। जी बिल्कुल, उस ट्वीट को हम देखते हैं और तेजस्वी यादव ने भी कहा कि किस तरह से नीतीश कुमार को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। तो लालू यादव का जो ट्वीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जिन लोगों को अपना घोषणा पत्र पढ़ने तक के लिए समय नहीं है, वो लोग उस घोषणा पत्र को लागू कर ही नहीं सकते। उनका इतिहास और वर्तमान ये सिद्ध भी कर चुका है। इसलिए जनता अब संकल्प ले चुकी है कि महागठबंधन के प्रण को चुनेंगे, जनता की तेजस्वी सरकार लाएंगे। एनडीए का सॉरी पत्र नकार चुका है बिहार, जिसको संकल्प पत्र का नाम दिया है एनडीए ने। लेकिन उस संकल्प पत्र को अब तक का शायद सबसे छोटा
उसको संकल्प पत्र कहा जाएगा, यानी इतनी जल्दी उसको जारी कर दिया गया। महज 1 मिनट के भीतर 58-59 सेकंड में। तेजस्वी यादव को सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने इस संकल्प पत्र को लेकर जो कल जारी किया गया है और जिसमें नीतीश कुमार को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, और नीतीश कुमार के कारण दूसरे नेताओं को भी नहीं बोलने का मौका दिया गया। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए पूरा का पूरा जो हॉल था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो तैयार रखा गया कि उसको संबोधित करेंगे सम्राट चौधरी। और अमलेंदु जी, सम्राट चौधरी के लिए अमित शाह कह भी चुके हैं कि चुनाव जिताइए, मोदी जी इनको बहुत बड़ा आदमी बनाने वाले हैं। यह भी नीतीश कुमार को ही संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी नीतीश कुमार को ही संदेश है समीर जी, साफ तौर से कि हम जो है सम्राट चौधरी को बड़ा बनाएंगे। और समीर जी, मजे की बात यह है कि कल जब वो घोषणा जारी किया गया, वो घोषणा पत्र, उस समय नीतीश कुमार तो चले गए, सब चले गए, लेकिन सम्राट चौधरी रुके रहे। सम्राट चौधरी रुके रहे, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सम्राट चौधरी जो है उनको यानी बताया गया कि वो अब आगे संभालेंगे, तो जो बड़ा आदमी बनाएंगे, अमित शाह ने कहा, तो क्या यही बताने की कोशिश की गई कि बड़ा आदमी इसी तरीके से बनाएंगे? तेजस्वी को हम लोग सुन सकते हैं समीर जी, बिल्कुल। तेजस्वी ने भी इस पर सवाल उठाए कि उनको बोलने ही नहीं दिया गया, 1 सेकंड का समय नहीं दिया गया। बहुत सारे सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी तेजस्वी ने काफी सवाल उठाए। यानी जो मैसेजिंग है वो दोनों तरफ से बार बार दी जा रही है, बीजेपी की तरफ से भी और जेडीयू की तरफ से भी। यहां नीतीश कुमार को संकल्प पत्र की घोषणा उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने नहीं दिया गया, तो उसके बाद नीतीश कुमार जारी कर रहे हैं, उनकी पार्टी जारी कर रही है कि ये नीति सरकार बनेगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बनेगी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड उनको संदेश देने के लिए कह रहा है कि नहीं, तेजस्वी सरकार बनेगी। तो जबरदस्त इस मामले में दोनों तरफ से एक जो अविश्वास ही नहीं बल्कि आमने सामने दिखाई पड़ रही है दोनों पार्टियां। लेकिन जेडीयू, नीतीश कुमार इस पर भारी पड़ रहे हैं अमलेंदु जी, क्योंकि एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं वो खुलकर नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, बाकी सारे घटक दल नीतीश कुमार के साथ खुलकर खड़े हैं और एकदम बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और बल्कि नारा लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। उनके साथ साथ जो है वो बीजेपी के कई नेता भी लगा रहे हैं। तो यानी बीजेपी के अंदर भी एक टूटन साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से बीजेपी के अंदर टूटन है। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार तीनों बहुत बुरी तरीके से घिरे हुए हैं समीर जी। बिल्कुल, तो सुन लेते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा, किस तरीके से नीतीश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने नहीं दिया गया जब इस घोषणा पत्र को यानी संकल्प पत्र को जारी किया जा रहा था। एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या कहेंगे? आपने देखा होगा मैनिफेस्टो में क्या है। देखिए, आज हम लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही खत्म भी होगी। यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो खत्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये खत्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या होगा। वो घोषणा पत्र कह रहा है कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानन में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है। इसमें कई ऐसी चीजें, अब बताइए, स्कूल में मिड डे मील जो है वो देंगे, यानी इससे पहले जो है बढ़िया से लोग नहीं दे देते। यानी आप देखिएगा, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज हर जिले में निर्माण करेंगे। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं होता, इलाज नहीं होता, केवल खाका खड़ा कर दिया गया है, कुछ नहीं हो रहा।
तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इन लोगों को सॉरी पत्र ला करके इन लोगों को माफी, बिहार 14 करोड़ बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और ये तो ताज्जुब की बात है कि भाई 30 सेकंड में ही पूरा, हम लोगों ने भी घोषणा पत्र जारी किया, हम लोगों ने भी विजन को रखा, हम सब नेताओं ने अपनी बात को रखा। ये कौन सी बात हुई कि कोई बात ही नहीं की गई? तो बड़ा अजब और गजब का आज का इनका घोषणा पत्र का समारोह जो था वो देखने को मिला। केजी से पीजी तक पढ़ाई और रोजगार की बात, महिलाओं को लेकर लखपत, तो ये तो आप देखिएगा जो भी बातें हैं, हर जिले में फैक्ट्री, 20 साल से क्यों नहीं लगा रहे थे फैक्ट्री? और अमित शाह जी ने तो कह दिया कि भूमि की कमी है। तो ये केवल जुमला है। बिहार की जनता इनके चाल और चरित्र को पहचान चुकी है। इस बार करारा जवाब बिहार की जनता देगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार के लोग बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं। इन लोगों ने इतना बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ा दी। आप देखिएगा 94 लाख ऐसे परिवार, गरीब परिवार का, उनका क्या है इसमें? उनको कैसे मुख्य धारा में लाएंगे? आर्थिक न्याय उनके साथ कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं। आपने सरकारी नौकरी को कहा उसको भी कॉपी कर आप बोलते हैं नकलची है। नकल तो कर ही रही, हर एक चीज का नकल कर दिया। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, हमसे पूछते हैं कि कहां से देंगे, ये कहां से देंगे, तो ये तो बताएं। आचार संहिता लागू है और गोलीबारी की घटना हुई है मोकामा में, जिस तरीके से गोली चली, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40 गाड़ियों का काफिला और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? अब तक क्या कार्रवाई की गई है? हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, FIR हुआ है। चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है। तो ये वहां पर बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर और जिस तरह से एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसको लेकर ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग की भूमिका पर उठ रहे हैं। इसको लेकर बात करेंगे। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश से आ रही है। वहां श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ की खबर है और उस पर अपडेट हम देते हैं। कई लोगों की जान जाने की भी खबरें आ रही हैं। जो कुछ भी है अभी हम इस पर थोड़ी देर में अपडेट देते हैं। अभी यही बड़ी खबर है कि वहां पर आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर मंदिर में, श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ की खबर आ रही है। और इधर बिहार में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर जबरदस्त तरीके से घिरा हुआ है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग के अलावा यहां पर जो प्रशासन है, सरकार है, वो तो घिरी ही है, लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि सरकार फिर रिपीट होने वाली है। एनडीए सरकार का, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार रिपीट होने वाली है और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार रिपीट होने वाली है। लेकिन इस बीच जो तेजस्वी यादव ने अब से थोड़ी देर पहले वहां की घटना पर, जो कुछ भी हो रहा है बिहार में, उस पर एक ट्वीट किया है और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको पता है ना, कल आरा में पिता पुत्र प्रमोद कुशवाहा और प्रियांशु कुशवाहा की सत्ता संरक्षित अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपने भाषण में कृपया जंगल राज का जिक्र अवश्य करें, आपके प्रत्याशी खूब खून खराबा कर रहे हैं। तो ये सीधे जो जंगल राज कहते हैं बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी बातों को पुष्ट करने के लिए बिहार में ये सारी घटनाएं हो रही हैं और जिसमें जो सरकार के समर्थक लोग हैं वही अभियुक्त हैं, उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनके खिलाफ FIR हो रही है। लेकिन
उन तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये बड़े सवाल हैं। बिल्कुल समीर जी, ये काफ़ी बड़े सवाल हैं और तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को टैग करके और प्रधानमंत्री से कहा है कि भाई अब आप आइएगा जब बिहार में तो जिस जंगल राज का जरूर जिक्र कीजिएगा, चूंकि आपके ही प्रत्याशी जो हैं वो बहुत खून खराबा कर रहे हैं। मोकामा के बाद ये आरा की घटना है, वहाँ पिता पुत्र की जो है जान ले ली गई और उसमें भी आरोप जो है वो एनडीए संरक्षित अपराधी जो है उनके ऊपर लग रहा है। तो तेजस्वी ने सीधे सीधे यही बात लिखी है कि प्रधानमंत्री जी जब आप आइएगा तो इस जंगल राज का जिक्र जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको जंगल राज बहुत अच्छा लगता है। तो यही जंगल राज आप लेकर आना चाहते हैं नीतीश जी के नेतृत्व में। नहीं, वो तो खैर नीतीश जी के नेतृत्व में लाना ही नहीं चाहते हैं, वो कितनी बार वो स्पष्ट करें, लेकिन हाँ एनडीए सरकार लाना चाहते हैं। तो एनडीए सरकार क्या करेगी? ज्यादातर विधायक तो इस समय में भारतीय जनता पार्टी के, मंत्री सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो सब कुछ अच्छा जो अपराधी हैं अधिकांश वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित हैं। तो इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी कैसा शासन लाना चाहती है, अपराधियों का शासन लाना चाहती है, यही सवाल तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सीधे पूछ रहे हैं। सीधी बात, नो बकवास, कि प्रधानमंत्री जी ये जंगल राज है कि नहीं है, और आइएगा तो इस पर जरूर बात कीजिएगा। जी बिल्कुल। तो ये एक उनको सलाह दे रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर रहे हैं कि अगर उनको टैग कर रहे हैं कि अगर उन्होंने ये घटनाएं नहीं देखी हैं, ये खबरें नहीं पढ़ी हैं, तो एक बार उन तक भी ये खबर पहुंच जाए। ये देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है उन्होंने कि अगर अपने भाषण में कृपया जंगल राज का जिक्र अवश्य करें, आपके प्रत्याशी खूब खून खराबा कर रहे हैं बिहार में जो कुछ भी हो रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव के भी अब चुनावी कार्यक्रम लग रहे हैं बिहार में। आज से जो राजीव राय सांसद है मऊ से, उत्तर प्रदेश के मऊ से समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जंगल राज ये होता है, जंगल राज वो नहीं होता है जो आप कह रहे हैं, और याद दिलाया है कि आप देख लीजिए कि क्या कुछ हो रहा है बिहार में। सुनते हैं राजीव राय को क्या कह रहे हैं। बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो सुशासन का नारा देकर आए थे, हकीकत यह है कि आज भी 20 साल बाद सबसे गरीब है, पलायन जारी है, अपराध जारी है। ऐसे लोगों से मुक्ति देकर एक नया तेज तर्रार नौजवान जिसने अपने 17 माह के अल्पकाल समय के कार्यकाल में बहुत कुछ करके दिखाया, उसको मौका दे। और मुझे भरोसा है, उम्मीद है कि 14 तारीख के बाद तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो ये बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ ये सारी चीज़ें, इस तरह की घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं चुनाव के दौरान, जब राज्य में आचार संहिता लगी है, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग की निगरानी में वहाँ का प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग एकदम खामोश है। चुनाव आयोग के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है और लगातार सवाल जो है वो चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं कि चुनाव आयोग साहब आप क्या कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इस समय आपकी भी है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो सवाल जो है वो चुनाव आयोग पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। और अगर आप अभी नहीं रोक पा रहे हैं, 100 गाड़ियाँ 150 गाड़ियाँ का काफिला लेकर लोग चुनाव प्रचार करने निकल रहे हैं, तब आप किस तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष पारदर्शी मतदान करवा पाएंगे, ये सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस के नेता हैं बिहार में, अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं और क्या वहां पर सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है, पुलिस कर रही है, और क्या कर रहा है चुनाव आयोग बिहार में जिस तरह की हिंसक घटनाएं लगातार हो रही हैं। सुनते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह को क्या कह रहे हैं। मैंने कल भी मांग किया था कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा के और उसको कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कल भी मांग किया था कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा के और उसको कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कौन करेगा? पुलिस करेगी, प्रशासन करेगा, या फिर चुनाव आयोग करेगा? कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है नामजद एफआईआर के बावजूद। बिल्कुल, नामजद एफआईआर के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब तो सवाल सीधा सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से ही पूछा जा रहा है कि भाई गुप्ता जी, ये किस तरीके की कानून व्यवस्था आपके अधीन जो है बिहार में हो गई है, आपको जवाब देना चाहिए। और क्या ऐसे ही चुनाव होंगे और क्या इसी तरीके से 150 गाड़ियों के साथ लोग प्रचार करेंगे, अपराधी इसी तरीके से खुले घूमेंगे? जब चुनाव आयोग सबके हथियार जब्त करा लेता है, रखवा लेता है, तो ये हथियार इतने कहाँ से आ रहे हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जो है वो भी अभी बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने भी समीर जी यही सवाल पूछे हैं कि चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है। जी, तो सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, क्या कह रही हैं। मंच से ये दरख्वास्त है
कि ये सारे सबूत आपके सामने हैं। हमसे पहले ये सबूत चुनाव आयोग के पास है। हमें तो चुनाव आयोग से ये शिकायत है कि चुनाव आयोग सो क्यों रहा है। मोकामा में गोलीबारी हो जाती है, एनडीए कैंडिडेट अपनी गाड़ी के काफिले में बम, गोली, बंदूकें लेकर चल रहा है। चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। तो चुनाव आयोग जागे। कहां है ज्ञानेश गुप्ता जी? कब ऐसे पेन तोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जैसे दिल्ली में करते हैं? कब कहेंगे कि फर्जी आयु नहीं चलेगी? कब कहेंगे चुनाव में रक्त रंजन नहीं चलेगा? कहां सो रहे हैं? कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? आपके माध्यम से यह भी सवाल है। तो ये सवाल है, बड़ा सवाल है कि कहां कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पटना में भी करते हैं और दिल्ली में तो करते ही हैं, भले ही सवाल ना लेते हो और सवाल पूछा कुछ जाता हो, जवाब कुछ देते हो, लेकिन अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं और क्या एक्शन ले रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे हैं? बिल्कुल क्या एक्शन ले रहे हैं ये बता क्यों नहीं रहे हो। सीधा सीधा ज्ञानेश गुप्ता का नाम लिया जा रहा है। समीर, जो हम लोग बात कर रहे थे वही सुप्रिया सिंह ने पूछ रही है, ज्ञानेश गुप्ता जी आप क्या कर रहे हैं? इस समय कानून व्यवस्था आपके जिम्मे है, तो आप फेल हो रहे हैं। चुनाव आयोग पूरी तरीके से फेल हो रहा है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। तो कैसे स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव होगा, ज्ञानेश गुप्ता को बताना चाहिए। हाथ तो खूब पटकते हैं दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सुप्रिया सिंह ने सम्राट चौधरी जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर भी काफी सवाल उठाए हैं, चुनाव आयोग को भी लेकर काफी सवाल उठाए हैं कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है और किस तरीके से दुरभिसंधि भाजपा और चुनाव आयोग की, इसको लेकर सवाल पूछे, वो भी हम लोग सुन सकते हैं। बिल्कुल, चूंकि वो सम्राट चौधरी इस समय बीजेपी के नेताओं की आंखों के तारे बने हुए हैं और सबसे ज्यादा गंभीर आरोप और आपराधिक उनके ऊपर मामले दर्ज हैं। उन सब का जिक्र लगातार वहां पर प्रशांत किशोर कर रहे हैं और उसके बाद दूसरे नेता भी कर रहे हैं, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। आरके सिंह ने और सीधे मतदाताओं से अपील की है कि ऐसे लोगों को वोट न दिया जाए, लेकिन वही सम्राट चौधरी इस समय उनको गृह मंत्री अमित शाह बड़ा आदमी चुनाव के बाद बनाने का वादा कर रहे हैं बिहार के लोगों से। सुनते हैं क्या कहा सुप्रिया श्रीनेत ने सम्राट चौधरी को लेकर और किस तरीके से बीजेपी उनको प्रमोट कर रही है, आगे बढ़ा रही है। कमाल की बात यह है कि बीजेपी बिहार में जादू से उम्र घट बढ़ रही है और अब चुनाव आयोग क्या करता है यह देखना जरूरी होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको पुनः याद दिला दूं, 1995 में तारापुर में हत्याकांड हुआ था, ये भी उसमें संलग्न थे और इन्होंने रिटन में एफिडेविट देकर बोला था कि 1995 में ये मात्र 15 वर्ष के थे, ये नाबालिग थे और इसी आधार पर इनको बेल मिली थी। तो 1981 में पैदा हुए थे, ये इन्होंने खुद माना, जब इनको तारापुर हत्याकांड में बेल चाहिए थी। 1968 के हो गए जब इनको चुनावी एफिडेविट भरना था, 1968 में पैदा हो गए। उस दौरान उन्होंने लिखित में यह भी दिया था कि राकेश कुमार, सम्राट चौधरी के बड़े भाई रोहित कुमार बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। 1999 में उनकी उम्र 22 साल थी, ये उनसे छोटे थे, तो ये 25 के कैसे थे 1999 में? ये जो गुत्थी है ये महामानव और उनके सम्राट ही सुलझा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा 2010 के हलफनामे में उन्होंने अपने आप को 28 साल का बताया था। तो आप में से कोई भी हाथ उठाकर यह बता दे कि अगर आप 2010 में 28 साल के थे तो 15 साल बाद तो आप 43 या 44 के ही होंगे। या ये कौन सा जादू है कि 2010 के हलफनामे में 28 का व्यक्ति 2025 के हलफनामे में 56 का हो जाता है और चुनाव आयोग आंखों पे पट्टी बांधकर चुपचाप सो रहा है। लेकिन यह सिर्फ सम्राट चौधरी की बात नहीं और यही मूल मुद्दा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। यह सम्राट चौधरी के फर्जीनामे की बात नहीं है, फर्जीवाड़े की बात नहीं है, ठगी की बात नहीं है। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, उनकी राजनीति, उनका फर्जीवाड़ा, उनका झूठ, उनकी धोखेधड़ी, उनकी ठगी का परिचायक है। यह काम, यह ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार करते हैं। यह उनकी नीति निर्माण का भी मूलभूत आधार है। यह जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार है, यह फर्जीवाड़े और झूठ के आधार पर चल रही है और यह हम आपको साक्ष्य के साथ इन्हीं के हलफनामों से, इन्हीं के एफिडेविट से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आपको बता रहे हैं। बिहार जो तप और तर्पण और त्याग, तपस्या की भूमि है,
बिहार जिसकी दुनिया में ख्याति ईमानदारी, कर्मठता, ज्ञान को लेकर है, वहां पर इस तरह का फर्जीनामा, फर्जीवाड़ा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सिपा सालार सम्राट चौधरी कर रहे हैं। और सारा झूठ जानते हुए भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, मोटी चमड़ी कर ली है और मुंह में दही जमाए हुए हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर एक आम आदमी अपनी उम्र को 1 या 2 साल भी इधर उधर कर दे तो क्या एक्शन होगा प्रशासन का उसके खिलाफ? क्या करेगी सरकार? क्या करेगी यूनिवर्सिटी? क्या उसको नौकरी मिलेगी? क्या उसकी नौकरी बरकरार रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन यहां पर अपनी उम्र को साल दर साल इधर उधर करने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब वो उम्मीदवार है और बीजेपी तो उम्मीदवार ही नहीं है बल्कि वो तो बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। या हो सकता है बहुत बड़ा बनाने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है अब अमित शाह बहुत बड़ा में मुख्यमंत्री के आगे भी क्या बना सकते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी इस समय सबसे करीबी नेता हैं वहां पर केंद्रीय नेतृत्व के, जिसको बिहार में गुजरात लॉबी कहा जा रहा है बीजेपी में। बिल्कुल उस गुजरात लॉबी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कहा जाए कि गुजरात लॉबी की आंखों के तारे जो हैं वो सम्राट चौधरी हैं। तो मुड़ासा जो बांधा हुआ था उन्होंने जो खोल दिया था, तो शायद वो मुड़ासा खोलने का वक्त चाहते हैं मोदी जी की अब आए, समय से पहले खोल दिया था तो उसके बाद पूजन वूजन कुछ होगा तो ये हो सकता है। लेकिन इतना समझ में आ रहा है समीर जी, अब वो चाहे मोदी जी करें, चाहे एनडीए करे, चाहे इंडिया गठबंधन करे, नीतीश कुमार का राज जो है वो अंत की तरफ दिखाई पड़ रहा है। ये तो साफ समझ में आ रहा है। बीजेपी बार बार उसके संकेत दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि अब बीजेपी जीतेगी तो एनडीए की सरकार बनेगी, कुल मिलाकर नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, उनके कहने का मतलब है। और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी बताया जा रहा है कि 13 दिन बाद 12 दिन, वो हर दिन क्या एक अपना पोस्टर जारी कर रहे हैं कि उसमें नीतीश सरकार फिर आ रही है। खैर अब ये उनके बीच चल रहा है, लेकिन बिहार में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही भयावह है। लेकिन यहाँ बिहार की हम लोग चर्चा करना समीर जी, जिस मोकामा में जो घटना हुई उसमें जो प्रत्याशी थे पीयूष प्रियदर्शी, वो प्रत्याशी थे जन स्वराज पार्टी के। आश्चर्यजनक रूप से प्रशांत किशोर जो है खामोशी बरत गए हैं इस पूरी घटना पर। और अब नहीं कह रहे हैं कि जंगल राज है या क्या है, कौन सा राजा, नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि वो दुलार चंद यादव जो थे जिनकी जान ली गई, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, वो हमारे प्रत्याशी को समर्थन दे रहे थे। मतलब वो फ्रिंज एलिमेंट बना दिए गए, फ्रिंज एलिमेंट बना दिए गए। तो अब प्रशांत किशोर को भी जवाब देना चाहिए कि बहुत आप कानून व्यवस्था कर रहे थे। पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है इसको लेकर? प्रशांत किशोर जी जवाब दीजिए आप भी। आप अपने प्रत्याशी के साथ खड़े हुए दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे, जबकि वो प्रत्याशी आपका साफ कह रहा है कि हमारे समर्थक थे और मारना ये हमको चाहते थे, ये कह रहा है आपका प्रत्याशी। तो आप साथ में अपने प्रत्याशी के खड़े हुए दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? क्या अंदर से कोई गठजोड़ है नीतीश चचा और बीजेपी के साथ? जी बिल्कुल, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। और चुनाव आयोग केवल यही नहीं, चुनाव आयोग लगातार तमाम मुद्दों पर गिरा है। महाराष्ट्र में, मुंबई में इस समय जबरदस्त बड़ा प्रदर्शन हो रहा है चुनाव आयोग के ऊपर। जो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, एसआईआर को लेकर जो उसके ऊपर तमाम आशंकाओं के बादल घिरे हुए हैं, उन सब मामलों पर हालांकि प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन बड़ी संख्या में वहां विपक्षी गठबंधन के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने तो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी न्योता दिया था, लेकिन वहां पर विपक्षी गठबंधन के लोग जा रहे हैं। ये जो हम विजुअल देख रहे हैं ये राज ठाकरे हैं और ये शायद वहां पर ये भी वहां पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी जो पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, वहां विकास अघाड़ी की, वो सब इस प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। यानी चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग को लेकर पूरा देश इस समय चुनाव आयोग पूरे देश में लोगों के निशाने पर है। बिहार में जो कुछ हो रहा है उसकी खामोशी है उन तमाम आरोपों को पुष्ट करती दिखाई पड़ रही है जो उस पर विपक्ष लगातार लगाता रहता है। हाँ बिल्कुल, ये आरोप से जो लगाए जा रहे हैं उसको पुष्ट करती दिखाई पड़ती है। और ये हम लोगों के बगल में समीर जी विजुअल चल रहा है, राज ठाकरे जो हैं वो लोकल ट्रेन से सफर करते हुए चर्च गेट जा रहे हैं जहां प्रदर्शन होना है। तो चूंकि वहां पुलिस ने अनुमति नहीं दी है, तो अब वहां अनुमति नहीं दी है तो क्या स्थिति बनती है देखा जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन और साथ में ये
MNS राज ठाकरे की, ये चुनाव आयोग पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ। इसको लेकर देखा जा सकता है। रोहित पवार जो NCP शरद पवार के विधायक हैं, उन्होंने इस प्रदर्शन को लेकर कुछ कहा है, वो भी हम लोग सुन सकते हैं कि उनका कहना क्या है। बिल्कुल सुनते हैं रोहित पवार को, क्या कह रहे हैं, क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है, क्यों चुनाव आयोग को लेकर इतनी नाराजगी है, उन सब मामलों पे रोहित पवार क्या कह रहे हैं। देखिए, लोकशाही बचाने के लिए किसी ना किसी को तो लड़ना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी और मनसे, ये जो पक्ष है, हम सब मिलके एक बड़ा आंदोलन इलेक्शन कमीशन के विरोध में वहां पे कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका कहना है कि बहुत बड़ी वोट चोरी विधानसभा इलेक्शन में वहां पे हुई थी। उसके बहुत सारे पुरावे हम सब ने दिए। अलग अलग तरीके की चोरी थी। एक चोरी, जो व्यक्ति जिंदा नहीं, उस व्यक्ति के नाम पे लोगों ने मतदान किया। दूसरा विषय, दूसरे मतदार संघों से लोगों को जानबूझ के लाया गया, पैसा दे के लाया गया, बस से लाया गया और उनका मतदान दूसरे मतदार संघ में वहां पे करके लिया गया। और इसके लिए आधार कार्ड का मैनिपुलेशन बहुत बड़े लेवल तक वहां पे हुआ है और ये सब प्रूफ हमने दिए थे। एक घर पे 100 200 लोग वहां पे रजिस्टर्ड है। एक मोबाइल से 10 हजार लोग का रजिस्ट्रेशन वहां पे हुआ है। ये सब देखने के बाद लोकशाही अड़चन में आई है, ऐसे हम सबका कहना है। और लोकशाही बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और लोगों को इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है, भाजपा जिस तरीके के इलेक्शन कमीशन का उपयोग करके सत्ता में आ रही है, सब दिखाने की जरूरत है। इसलिए ये आंदोलन लोकशाही और संविधान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम सब रास्ते पे आके अभी लड़ रहे हैं। तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये आंदोलन हो रहा है और इसलिए लोकतंत्र और संविधान को बचाया जा रहा है क्योंकि वोट चोरी के जरिए चुनाव आयोग ये पूरे संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, ये आरोप है। क्योंकि अगर वोट ही चोरी कर लिए गए तो फिर उससे जो सरकार बनेगी उसको जनता की क्या परवाह होगी, लोकतंत्र तो खत्म है, फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया। बिल्कुल, लोकतंत्र खत्म है और फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा, नाम मात्र का लोकतंत्र रह जाएगा। नाम लोकतंत्र होगा, काम भाजपा तंत्र होगा। तो ये लोकतंत्र को किस तरीके से चुनाव आयोग के जरिए भाजपा तंत्र में बदला जा रहा है, इसको लेकर आज इंडिया गठबंधन और MNS जो है वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं मुंबई में। और पहले ही ये कार्यक्रम तय हो गया था, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें न्योता भी दिया गया था उनको, देवेंद्र फडणवीस को, कि देवेंद्र फडणवीस जी आप भी जो है इस प्रदर्शन में शामिल होइए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी शामिल नहीं हुए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है, एकदम ठीक ठाक है। महाराष्ट्र की सरकार पर भी तो जो राज्य सरकार है वो वोट चोरी से बनी है, उसी के बार बार प्रमाण दिए जा रहे हैं। उसी बार प्रमाण दिए जा रहे हैं। और ये सवाल पूछा भी गया कि अगर आपको नहीं लगता है कि वोट चोरी नहीं हुई है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि वोट चोरी है तो फिर आप आइए। आपको क्यों नहीं लगता कि एक ही मतदान केंद्र पे जो है 1,000 वोट फर्जी बनाए जा रहे हैं, एक विधानसभा क्षेत्र में 20 हजार फर्जी मतदाता जोड़े जा रहे हैं, तो आपको परेशानी क्यों नहीं होती है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्यों नहीं होती है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसी पर कांग्रेस के नेता है अतुल लोंढे पाटिल, वो क्या कह रहे हैं, क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस भी इसमें शामिल है, महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल इस प्रदर्शन में शामिल है और साथ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की जो पार्टी है। क्योंकि राज ठाकरे इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो इस वोट चोरी के खिलाफ यानी चुनाव आयोग के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें शामिल है। सुनते हैं अतुल लोंढे पाटिल क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता। तमाम बड़े नेता उस रैली में शामिल होते, कैसे इस देखते हैं पुलिस की तरफ से जो इजाजत आपको नहीं दी गई। देखिए, सरकार तानाशाही बचाने की कोशिश कर रही है और हम लोकतंत्र बचाने की कोशिश में है। अब वो हमें परमिशन दे या न दे, SIR के खिलाफ, मतलब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो ये मोर्चा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये बीजेपी का पिट्ठू बनकर लोकतंत्र को निगल रहा है। तो इसे अब तो होने नहीं देंगे। जो पुलिस को कार्रवाई करनी होगी वो पुलिस कार्रवाई करेगी, हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। मोर्चा तो होकर रहेगा। कोई आप लोगों ने बैकअप प्लान भी बनाया है इसको लेकर से? बैकअप प्लान क्या, वो करते जो करना है। बैकअप प्लान एक ही है, कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, कानून जो अपनी कार्रवाई करना होगा करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस जी, इनकी जो तानाशाही है इसके सामने कोई झुकने वाला नहीं है। मोर्चा तो होगा, लोकतंत्र बचाने का मोर्चा है, सर्वपक्षीय मोर्चा है। अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि सही में जो गलत कदम इलेक्शन कमीशन उठा रहा है तो वो भी शामिल हो। अगर वो शामिल नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी के लिए ही इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। ये सिद्ध हो जाएगा, पूरे देश में, दुनिया में चला जाएगा ये।
कि इलेक्शन कमीशन की मदद से चुनाव जीते जा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, तानाशाही लाई जा रही है। जो इलेक्शन कमीशन की मदद से चुनाव जीते जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी षड्यंत्र करके चुनाव जीत रहे हैं, ये आरोप है विपक्ष के। और उसी के खिलाफ महाराष्ट्र में मुंबई में आज ये बड़ा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के घटक दलों का हो रहा है। और इसी को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और इस प्रदर्शन में न केवल इंडिया गठबंधन के घटक दल बल्कि दूसरी पार्टियां भी शामिल हैं। उनमें MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी शामिल है, जो राज ठाकरे की पार्टी है। सुनते हैं आनंद दुबे को, शिवसेना UBT के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं NCP के, यहाँ परमिशन नहीं दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोई भी आंदोलन जनता का आंदोलन होता है तो उसके लिए परमिशन दें चाहे मत दें, हम आंदोलन करते हैं। इसी मुंबई की इस पावन धरती से 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था। आज इसी मुंबई से 2025 में 1 नवंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ का भी नारा लगने जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार मतदाता सूची में गड़बड़ी है, जिस प्रकार बार बार कहने पर भी चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, जिस बार हमेशा की तरह इस बार भी हमें बार बार एक प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, हम कहां जाएं? हमने तय किया है कि मुंबई की जनता के साथ मिलकर इन डकैतों को पकड़वाने का काम करेंगे, इन चोरों को पकड़वाने का काम करेंगे। क्योंकि मुंबई के लिए 106 हुतात्मा ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये मुंबई हमें दान में या मुफ्त में नहीं मिली है, खैरात में। इसके लिए खून पसीना एक किया गया है। इस मुंबई को बचाने के लिए, इस महाराष्ट्र को बचाने के लिए आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी, शरद पवार जी और भी सहयोगी दल, कांग्रेस के नेता, CPM CPI के नेता, सब कंधे से कंधा मिलाकर आज यहां 1 बजे फैशन स्ट्रीट पर जमा हो रहे हैं, ताकि अपनी आवाज को दिल्ली तक हम पहुंचा सकें। रही बात परमिशन की, हमने परमिशन मांगी है, इन्होंने परमिशन नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने हमारे जज्बात को परमिशन नहीं रोका है। हमारा जो जज्बा है वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए तैयार है। हजारों की संख्या में शिव सैनिक और मन सैनिक जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और एक ही नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। और हमें पूरा विश्वास है कि आज मुंबई में एक ऐतिहासिक प्रचंड रैली देखने को आपको मिलेगी। आने वाले समय में ये जो सरकार है और ये जो चुनाव आयोग है, इन दोनों को हम सबक सिखाने का काम करेंगे कि आप कब तक हमको गुमराह करोगे, कब तक हमको बरगलाओगे। एक न एक दिन आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपने गद्दी चोरी से हथियाई है, धांधली करके हथियाई है, भ्रष्टाचार करके हथियाई है। ये आज हम साबित करके रहेंगे। तो ये बड़ा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का होना है मुंबई के चर्च गेट पर और चुनाव आयोग के खिलाफ, लेकिन प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। पर आनंद दुबे कह रहे हैं कि अनुमति दी जाए या ना दी जाए, ये प्रदर्शन होके रहेगा। यानी जो सिंबॉलिक है, वहां पर अपना जो विरोध है वो तो दर्ज कराया ही जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन की अनुमति मांगी जा रही है तो वो दी क्यों नहीं जा रही? हाँ, बिल्कुल, ये अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, साफ तौर पे है। और उधर जो है वो RSS का प्रदर्शन करने के लिए कर्नाटक में दी जा रही, मतलब एक जो गैर पंजीकृत संगठन है जिसके ऊपर तमाम आरोप हैं, उसको तो वहाँ हाईकोर्ट से भी अनुमति मिल जा रही है कि आप अपना निकालेगा। लेकिन यहाँ जो जनता के मुद्दे हैं और लोकतंत्र के लिए जो मुद्दे हैं, उसके लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। तो ये लगातार जिस प्रकार उठ रहे हैं और चुनाव आयोग पर सवाल ही सवाल उठ रहे हैं और वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। विपक्ष जो है वोट चोरी के आरोप समीर जी लगा रहा है। इधर वो जो हम लोग बीच में खबर दी थी जो आंध्र प्रदेश की, उसको लेकर अब सूचना आ गई है और वहां का जो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री का कार्यालय है उसने भी इसकी जानकारी दी और चंद्रबाबू नायडू ने भी इसकी ट्वीट करके जानकारी दी। जी बिल्कुल, ट्विटर के जरिए जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उसका कहना है कि श्रीकाकुलम जिले के काशी बुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ये घटना उस समय हुई जब एकादशी के अवसर पर मंदिर में भारी भीड़ जमा हुई थी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण अचानक भगदड़ मच गई। घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। राज्य के कृषि मंत्री के अतवन नायडू तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी जुटाने के लिए मंदिर के अधिकारियों से बात की। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ये वहां के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी ट्वीट किया है कि श्रीकाकुलम जिले के काशी बुग्गा स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ की घटना से हड़कंप मच गया। इस दुखद घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु अत्यंत हृदय विदारक है। मैंने अधिकारियों को घायलों को शीघ्र
और उचित उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। तो ये घटना अभी कुछ देर पहले की है, वहां भगदड़ मच गई और जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से ये दी गई है। और इधर चुनाव आयोग पर सवाल ही सवाल उठ रहे हैं। यहां बिहार में एक तरफ चुनाव आयोग की खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह की हिंसक घटनाएं चुनाव प्रचार के दौरान हो रही हैं, उम्मीदवारों के बीच में एक जो हो रहा है, लड़ाई हो रही है, आमने सामने लड़ाई हो रही है और चुनाव आयोग उस पर खामोश बैठा है। दूसरी तरफ वोट चोरी को लेकर जो चुनाव आयोग घिरा है उसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन मुंबई में हो रहा है और उस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है वहां पर प्रशासन की ओर से। लेकिन इस बीच में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक ट्वीट आया है, बड़ा महत्वपूर्ण है, जो चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले भी कहा था कि लोगों के अकाउंट में अभी भी 10-10 हजार रुपए जा रहे हैं। तो यह ट्वीट किया है कि चुनाव आयोग की अनुमति से बिहार सरकार चुनाव के मध्य महिलाओं को 10,000 की रिश्वत रूपी कर्जा दे रही है और उसको चुनाव आयोग को लेटर भी लिखा हुआ है। मनोज कुमार झा जो आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने पत्र लिखा। उस पत्र को पोस्ट करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने ये टिप्पणी की है अपने एक्स हैंडल पर। उसमें साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग की अनुमति से बिहार सरकार चुनाव के मध्य महिलाओं को 10,000 रुपए की रिश्वत रूपी कर्जा दे रही है। यानी रिश्वत है ये और चुनाव आयोग की अनुमति से दे रही है। तो यानी रिश्वत देने के मामले में भी चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। ये एक नया डेवलपमेंट है। जी बिल्कुल, सत्तारूढ़ पार्टी लोगों को वोट के लिए रिश्वत दे रही है, कर्ज के लिए पैसे दे रही है, आचार संहिता लगी हुई है और उसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान लोग 50-50 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे हैं, हथियार लहराए जा रहे हैं। ये सब बिहार में हो रहा है, चुनाव आयोग खामोश है और लोगों की जान ली जा रही है। बिल्कुल वहां पर एक गैंगवार जैसी स्थिति पैदा हो रही है। इन सब पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नामजद रिपोर्ट हुई है, FIR हुई है मोकामा में जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह के खिलाफ, लेकिन उन पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये चुनाव आयोग कब कार्रवाई करेगा, क्यों खामोश बैठा है, ये सारे सवाल हैं। और क्या इस तरह की चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है उसके आधार पर वो बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी दे सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो बने रहिए डीबी लाइव के साथ, ऐसे तमाम सवालों को हम उठाते रहेंगे, जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक तो चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, आएगा तो जरूर उसकी सूचना दी जाएगी। बिल्कुल समीर जी, आएगा तो इसकी सूचना अवश्य दी जाएगी। चुनाव आयोग क्या कहता है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी क्या कहते हैं, ये अवश्य सूचना दी जाएगी। लेकिन अभी तक ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की तरफ से कोई जवाब आया नहीं है, चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब आया नहीं है। चुनाव आयोग के किसी अधिकारी की तरफ से ये भी नहीं आया है कि मोकामा की घटना पर क्या कार्रवाई की जा रही है और जो आरा की घटना का जिक्र किया है उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। ये चुनाव आयोग की तरफ से कम से कम हमने नहीं देखा। अगर आया हो चुनाव आयोग ने तो हमको भी भेज दे, तो हमें भी सुविधा हो जाया करेगी कि हम चुनाव आयोग की बात भी रख दिया करें, वरना हम लोग तो ढूंढते रहते हैं चुनाव आयोग कुछ कहे तो उसको बताया जाए। हाँ, क्योंकि उनके जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर भी कुछ नहीं आया है और कोई अभी तक इसकी सूचना नहीं है। खैर, इंतजार है कब आएगी सूचना, आएगी तो जरूर आप तक पहुंचेगी। लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ मुंबई में भी इस समय जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन की अनुमति उस जगह पर नहीं दी गई है, लेकिन बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। पहले से ही इस प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। सवालों के घेरे में बुरी तरीके से चुनाव आयोग है, लेकिन चुनाव आयोग इन सारे सवालों पर, इन सारे आरोपों पर पूरी तरह से खामोश है। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।